Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों की श्रृंखला में अब तक हम बहुत सारे राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हमारी कोशिश होगी कि हम पश्चिम में उभर कर आए एक प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक एंटोनियो ग्राम्शी के लेखन का परीक्षण करें। हम सब एंटोनियो ग्राम्शी के नाम से थोड़े बहुत परिचित रहते हैं, भले ही हमारी ट्रेनिंग बहुत गहरे स्तर पर राजनीतिक दर्शन से ना हुई हो, लेकिन अगर हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम जानते हैं कि एंटोनियो ग्राम्शी एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने हेजेमनी या वर्चस्व या कई बार जिसे प्राधान्य कहा जाता है उसकी अवधारणा दी है। लेकिन आज के इस पूरे व्याख्यान में या पूरे लेक्चर में मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में थोड़े व्यवस्थित रूप से जानकारी दूं और हम इस संदर्भ में उनके लेखन के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। एंटोनियो ग्राम्शी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्क्सवादी थे, उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मार्क्सवाद की में कुछ बुनियादी संशोधन किए और इस हिसाब से उनके समय में जिस रूप में मार्क्सवाद उभर कर सामने आ रहा था, उनके लेखन के कारण उसकी भी एक तीखी आलोचना सामने आई और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया या ध्यान दिलाने की कोशिश की कि आखिर विकसित औद्योगिक पश्चिमी देशों या पश्चिमी राष्ट्रों में मार्क्सवाद द्वारा जिस तरीके का विकास होने की बात कही गई थी, यानी कि क्रांति होने की बात कही गई थी, वैसा क्यों नहीं हुआ। और इन सभी पहलुओं के कारण या उनकी इस व्याख्या के कारण जो भी अवधारणाएं सामने आईं, उन अवधारणाओं ने सिर्फ मार्क्सवादी राजनीति दर्शन को ही नहीं बल्कि मार्क्सवादी राजनीति दर्शन के माध्यम से दुनिया के विभिन्न तीसरे दुनिया के देशों को समझने की जो कोशिश होती है या विकसित देशों में पूंजीवाद के काम को समझने की जो कोशिश रही है, उन सबको गहरे स्तर पर प्रभावित किया। हम इन सभी आयामों पर ध्यान देंगे। हमारा जो पूरा व्याख्यान है वो कुछ बिंदुओं से होकर गुजरेगा और ये बिंदु इस प्रकार से हैं। प्रस्तावना के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हम एंटोनियो ग्राम्शी के जीवन परिचय की बात करेंगे, फिर हम उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात करेंगे। हालांकि उनकी सारी कृतियां उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और फिर भी हम एक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी मुख्य किताबें, उनका जो लेखन है वो किन मुख्य किताबों के रूप में सामने आया। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनके आरंभिक दौर के लेखन में किस तरह से विचार आते हैं और फिर प्रिजन नोटबुक्स में उन्होंने किस तरीके के विचार व्यक्त किए। उन्होंने राजनीति की केंद्रीयता के बारे में क्या विचार रखा, ट्रेड यूनियनवाद का उन्होंने विरोध किया तो उसका आधार क्या था, फैक्ट्री काउंसिल और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के संदर्भ में भी हम उनके विचारों को देखेंगे। राजनीतिक संगठन और पार्टी की भूमिका में जो के बारे में उन्होंने जो विचार रखा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हेजिमनी, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज और हेजिमनी के संदर्भ में सर्वहारा की रणनीति, बुद्धिजीवियों की भूमिका, पैसिव रेवोल्यूशन और इस संदर्भ में राज्य, इन सभी पहलुओं पर भी हम एक नज़र डालेंगे और इसके बाद हम इनके लेखन की कुछ बुनियादी आलोचनाओं पर ध्यान देंगे। जो बुनियादी बात हमें एक याद रखने की ज़रूरत है ग्राम्शी के बारे में, वह यह है कि ग्राम्शी के जीवन का एक बड़ा दौर जेलों में बीता और जेलों में ही उन्होंने अपना प्रमुख लेखन किया। इनका जन्म 1891 में एलिस, सार्डिनिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1937 को रोम में हुई। ग्राम्शी का जन्म एक गरीब द्वीप में, यानी कि सार्डिनिया नाम के गरीब द्वीप में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। 1911 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में अध्ययन के लिए एक स्कॉलरशिप हासिल किया और यहाँ वे इटली के आदर्शवादी दार्शनिक बेनेडिक्टो कोर्स के काम से प्रभावित हुए। ट्यूरिन के श्रमिक वर्ग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने 1913 में इटालियन सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। 1919 में
ग्रामसी ने एक नया ट्यूडियन समाजवादी साप्ताहिक लॉ ऑर्डिन नोवो की शुरुआत करने में मदद की, यानी कि इसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इस साप्ताहिक का लक्ष्य यह था कि फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन के तेज विकास में मदद की जाए और इसके द्वारा रूसी क्रांति के सबक को इटली के संदर्भ में लागू किया जाए। फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन के बारे में आगे हम थोड़े विस्तार से देखेंगे। ग्रामसी सॉरेल के इस विचार से प्रभावित थे कि उत्पादक दायरा एक नई सभ्यता का आधार उपलब्ध करा सकता है। इसी आधार पर ग्रामसी ने भी यह लिखा कि फैक्ट्री काउंसिल श्रमिक आंदोलन में एकता पैदा कर सकते हैं। 1920-21 में इटली में फासीवादी प्रवृत्तियों का उभार हुआ और ग्रामसी ने इसके जन आधार या मास बेस का विश्लेषण किया। इनके अनुसार बड़े भूमिपतियों ने पेटी बुर्जुआ यानी कि छोटे जो उत्पादक थे उनके असंतुष्ट तबकों को अपने साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अलावा औद्योगिक बुर्जुआ और राज्य मशीनरी के कुछ तत्वों ने भी इसके जन आधार का काम किया। ग्रामसी ने यह लिखा कि फासीवादी इटली के राज्य की एकता का फासीवाद जो है वो इटली में राज्य की एकता का एक नया आधार उपलब्ध करा सकता है। इन्होंने एक तख्ता पलट की भविष्यवाणी भी की, लेकिन इनके लेखन में नए शासन को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर आंका गया। यानी कि वो मानते थे कि फासीवाद जो है वो इटली एक तरह के नकारात्मक व्यक्ति के रूप में सामने आया है और ये हो सकता है कि आने वाले समय में लोग इसके खिलाफ बगावत करें। हालांकि उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। जनवरी 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना हुई। इसमें ग्रामसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1922 से 1924 के बीच उन्होंने कॉमिंटर्न के लिए मॉस्को और वियना में काम किया। कॉमिंटर्न का मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, जहां पर विभिन्न देशों की जो कम्युनिस्ट पार्टियां थे उनके सदस्य एकत्रित होते थे और वो ऐसे अलग अलग मसलों पर विचार करते थे जो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन को प्रभावित करता था। तो 1922 और 1924 के बीच में ये भी इसके सदस्य रहे और उस समय जब ये कॉमिंटर्न में इन्होंने भूमिका निभाई, उस समय यह वाद विवाद चल रहा था कि सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए। साथ ही इसमें पश्चिम में समाजवादियों और नई कम्युनिस्ट पार्टियों के संबंध के बारे में भी वाद विवाद चल रहा था। ग्रामसी 1924 में इटली की पार्लियामेंट के लिए चुने गए। इस साल ये इटली वापस लौटे और उन्होंने पीसीआई यानी कि इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला। पीसीआई अपने गठन के शुरुआती वर्षों में एक तरह के कट्टरपंथ का शिकार था। ग्रामसी ने इसे जनांदोलनों वाली पार्टी में बदला। ग्रामसी को नवंबर 1926 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 वर्षों से ज़्यादा की कैद की सज़ा दी गई। उन्होंने यह लिखा कि जेल में अपने अध्ययन की शुरुआत में उन्होंने बुद्धिजीवियों के राजनीतिक कार्यों का परीक्षण किया। उन्होंने एक ही समय में बहुत सारे नोटबुक्स और बहुत सारे विषयों पर लिखा। इसका एक मुख्य कारण यह था कि जेल में बहुत तरह के प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके पास अध्ययन की कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें बहुत तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। अध्ययन सामग्री अलग से मिल पाए इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो बहुत ही बिखरे हुए या बेतरतीब तरीके से सामने आया। अपने जेल में जीवन गुजारने के दौरान उन्होंने तकरीबन 34 नोटबुक्स भर डालें और यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि एक नोटबुक में या एक तरीके का जो एक उन्होंने नोटबुक भरा उसमें कई तरह की अवधारणाएं एक साथ थीं और ये एक विशिष्ट वाद विवाद और ऐतिहासिक संदर्भ में सामने आ रही थीं। और इसके अलावा ऐसे बहुत सी अवधारणाएं थी जिनके बारे में कई बार ग्रामसी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम प्रिजन नोटबुक्स, जो कि उनकी एक प्रमुख रचना के रूप में सामने आती है, जिसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण विचार सामने आते हैं, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि यह एक बेतरतीब तरीके से, बिखरे हुए तरीके से लिखी गई कृति थी और इसको ग्रामसी ने शायद यह सोचकर कभी नहीं लिखा था कि वो सीधे तौर पर इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर देंगे। इसलिए अगर हम प्रिजन नोटबुक्स में उनके विचारों को देखें तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये कोई क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम के तरीके से सामने आने वाले विचार है या फिर ये ऐसे विचार है जिनमें हम एक बिल्कुल ही तारतम्य देख सकते हैं, एक तरह का जुड़ाव देख सकते हैं, बल्कि हमें ध्यान रखना होगा कि ये कुछ अलग अलग समय पर लिखे गए छटपुट विचार भी हैं। बहरहाल कई सालों तक ग्रामसी की सेहत जेल में काफ़ी ख़राब रही और 1937 में सेरेब्रल हेमरेज से उनकी मौत हो गई
और इस तरीके से अगर हम ग्रामसी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को देखते हैं जो उन्होंने जेल में गुजारे फांसीवाद का विरोध करने के कारण, तो वो एक तरीके से इनके जीवन के दुखद पक्ष को सामने लाते हैं, जहां वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं और जेल में ही बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बौद्धिक रूप से यह ग्रामसी के सबसे ज़्यादा उर्वर वर्षों में थे, जहां पर उन्होंने पूरी दुनिया में पूंजीवाद के स्वरूप और मार्क्सवाद की समस्याओं के संदर्भ में विचार किया और कुछ नए तरह के सूत्र लिखे। इनकी मृत्यु के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो उनके लेखन सामने आने लगे। इन्होंने जो लिखा था वो चीज़ें सामने आने लगी। लेकिन जब इनको प्रकाशित किया गया तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह भी किसी संपादक के द्वारा एक जगह लाया गया। तो एक तरीके से अंतिम रूप से ग्रामसी इसके लिए अपने आप को सामने नहीं रखते हैं कि ये मेरी किताब है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है और इस रूप में पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसमें एक तरीके का हम दोहराव भी कई बार देख सकते हैं, कई बार एक ही संकल्पना की अलग अलग व्याख्याएं देख सकते हैं। तो जो इनकी प्रमुख कृतियां थी ग्रामसी की, वो इस प्रकार हम उनको एक सामने रख सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स, ये 1971 में प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में, और क्वाडेनी डेल कार्सेर, ये 1975 में प्रकाशित हुआ। फिर सिलेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग्स, और ये 1910 से 1920 के बीच में जो उन्होंने लेखन लिखा था उससे संबंधित है। सिलेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल राइटिंग्स फिर से 1921 से 1926 के बीच में जो उन्होंने लिखा था उससे संबंधित है, और पहला 1977 में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग जो है 1978 में। सिलेक्शंस फ्रॉम कल्चरल राइटिंग्स, ये 1985 में प्रकाशित हुआ, और बिब्लियोग्राफिया ग्रामसियाना 1990 में प्रकाशित हुआ। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि ग्रामसी की जो अधिकांश व्यवस्थित पुस्तककार लेखन के रूप में चीज़ें सामने आईं, वो चीज़ें उनके मृत्यु के बाद सामने आईं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा लेखन नहीं था जिसे ग्रामसी ने एक व्यवस्थित पुस्तक के रूप में लिखा हो। जो उनके जेल जाने के पहले का लेखन है वह भी अखबारों में लेखों के रूप में प्रकाशित हुआ था, और बाद में इसे पुस्तककार रूप में प्रकाशित किया गया। तो ग्रामसी की लेखन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे खास बात जो मिलेगी वह यह कि वो एक लगातार ऐसे चिंतन करने वाले मार्क्सवादी के रूप में सामने आते हैं जो तरह तरह के मुद्दों पर काफ़ी गहराई से विचार करते हैं। अपने आरंभिक लेखन में ग्रामसी इस सवाल से जूझ रहे थे कि आखिर इटली में समाजवादी रास्ते पर परिवर्तन कैसे हो सकता है, और इन्होंने अपना जो कुछ भी शुरुआती लेखन किया उसमें उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जिसे एक पिछड़ी किसान संस्कृति माना जाता है और जिसे औद्योगिक शहर की एक रूपरेखा के रूप में देखा जाता है, जिसमें खुद ग्रामसी का अनुभव सामने आया था, उसको मिला जुलाकर एक कैसे संवेद या मिलीजुली ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है जिससे सामाजिक परिवर्तन का रास्ता सामने आ पाए। ग्रामसी गहराई से यह मानने लगे थे कि इटली में किसी भी समाजवादी क्रांति के लिए राष्ट्रीय पॉपुलर दृष्टिकोण तथा श्रमिक वर्ग और किसानों के बीच में गठजोड़ की आवश्यकता है। उनके काम की विषय वस्तु के रूप में कुछ बातें हमेशा मौजूद रहीं। मसलन उन्होंने श्रमिक वर्ग के अपने कॉरपोरेट हितों से आगे जाने तथा संस्कृति और विचारधारा की राजनीतिक भूमिका पर हमेशा ही जोर दिया, और बाद में यही पहलू जो है ज़्यादा व्यवस्थित रूप से हेजेमनी और जो एक सबॉल्टर्न राजनीति की बात करते हैं उन विचारों के रूप में सामने आई। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन या जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानते हैं उसका स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि यह मार्क्स के कैपिटल के किसी भी ऐसे अध्ययन को गलत साबित करता है जिसमें कहा जाता है कि क्रांति को उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास तक इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बार मैं आपके लिए इस चीज़ को फिर से सामने लाना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स यह मानते थे कि जो क्रांति होगी वो एक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही होगी, और पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर भी क्रांति तब होगी जब उत्पादन की शक्तियाँ एक स्तर तक विकास तक पहुँच जाएंगी, जब सारी पूंजी जो है वो पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाएगी और समाज मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के रूप में दो भागों में बंट जाएगा। अब जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो पूरी तरीके से मार्क्स के बताई गई स्थिति के अनुसार नहीं हुई थी, और इसी लिहाज से जो ग्रामसी थे उन्होंने इस संदर्भ में
मार्क्स के लेखन की सीमाओं को इंगित किया और उन्होंने कहा कि जो अक्टूबर क्रांति है वो एलिट्स या अभिजनों के बजाय समाज के आम लोगों द्वारा सामाजिक बदलाव करने की कोशिश है और इसने पूरे समाजवादी बदलाव पर एक तरह का लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए और इस तरीके के नियंत्रण के विस्तार पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने अक्टूबर क्रांति को इसी रूप में देखा। अब अगर हम प्रिजन नोटबुक्स के उनके विचारों पर जाते हैं और यहाँ पर जब हम हेजेमनी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1926 के आसपास भी उन्होंने कुछ बातें कही थीं प्रिजन नोटबुक्स को लिखे जाने से पहले, पर हम इसकी चर्चा तब करेंगे जब हम हेजेमनी की बात करेंगे। लेकिन जब हम प्रिजन नोटबुक्स की बात करते हैं तो हम यह पाएंगे कि असल में कई तरह के विचार, आपस में गुथे हुए विचार प्रिजन नोटबुक्स में सामने आते हैं। सबसे जो प्रमुख बात है वह यह है कि ग्रामसी राजनीति की केंद्रीयता पर जोर देते हैं। राजनीति की केंद्रीयता पर जोर देना का जो पहलू है वह मार्क्सवाद के भीतर चल रहे वाद विवाद के संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह उस पूरे राजनीति सिद्धांत या राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है जहाँ पर 1940 और 1950 के दशक में एक खास तरीके से व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया जाने लगा था। तो सबसे बुनियादी बात यही है कि ग्रामसी के लेखन में कट्टर और निर्धारणवादी मार्क्सवाद से अलग हटने की संभावनाएं मौजूद हैं। कट्टर और निर्धारणवादी मार्क्सवाद का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा मार्क्सवाद जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। लेनिन ने भी इस पर जोर दिया, लेकिन लेनिन से ज़्यादा स्टालिन के समय पर इस पर जोर दिया जाने लगा कि असल में मार्क्सवाद एक विज्ञान है और इसके बारे में जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत यूनियन की, वो जिस तरीके से फैसला करती है वह असल में यह बताने की तरह है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक तरीके का निर्धारणवादी या डिटर्मिनिस्ट व्याख्या थी कि हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है और जो वर्तमान मौजूदा स्थितियां हैं उसके आधार पर हम अपना रास्ता तय कर रहे हैं और यह तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को और उस पार्टी के कुछ लोगों को और प्रमुख रूप से उसके प्रमुख नेता यानी कि स्टालिन को मिला हुआ है। तो ग्रामसी के लेखन में इस तरह की जो निर्धारणवादी व्याख्या थी उस पर एक हम प्रश्न चिन्ह देख सकते हैं। इसमें हम मार्क्सवाद की और मार्क्स के लेखन के दूसरे पहलुओं पर जोर देने की प्रवृत्ति देख सकते हैं। ग्रामसी ने बुखारिन के इस विचार पर आपत्ति दर्ज की कि हर प्रकार की बौद्धिक जांच या अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए और ये विचार जो है आगे और मजबूती से समाज विज्ञान से जुड़ता गया कि अगर हम वास्तव में कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं या समाज विज्ञान को बहुत प्रासंगिक बनाना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही अपने अध्ययन पर जोर देना चाहिए। ग्रामसी ने 19वीं सदी के दूसरे भाग में समाजशास्त्र के विकास से उभरकर सामने आए प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र के स्तर तक घटाने का विरोध किया। अब ये जो पॉजिटिविज्म और ख़ास तौर पर जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जो पूरा एक दायरा था जो कि बाद में 20वीं सदी में काफ़ी मजबूती से जिसने जड़ जमा लिया था, जिसने ये कहा था कि जो अध्ययन वैज्ञानिक है वही वास्तविक अध्ययन है और वैज्ञानिक होने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी अध्ययन में सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर जोर दिया जाए। अगर तथ्यों से अलग मूल्यों को उसमें मिश्रित किया जाता है तो वास्तविक अध्ययन नहीं हो सकता है। ग्रामसी ने विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का एक साधन माना, लेकिन मनुष्य इसके आधार पर मौजूदा स्थिति में हस्तक्षेप करते हैं और फिर किसी नई चीज़ का सृजन करते हैं। तो विज्ञान एक माध्यम है और उसके माध्यम से हम सही या गलत का चुनाव करते हैं, वो व्यक्ति करता है, व्यक्ति अपने सोच और समझ के आधार पर करता है और फिर वो बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि स्वतः स्फूर्त तरीके से यानी कि स्पॉन्टेनियसली चेंज या बदलाव नहीं होता है। जब कुछ व्यक्ति इस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए वो योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद वो उस पर काम करते हैं और अन्य लोगों को इसके पक्ष में संगठित करते हैं, तब जाकर बदलाव होता है। इस लिहाज से जो मार्क्सवाद के भीतर प्रैक्सिस की पूरी अवधारणा है यानी कि मनुष्य को लगातार व्यवहार में कोशिश करते रहने की जो बात कही गई है उसके पक्ष में ग्रामसी का गहरा झुकाव था। तो ग्रामसी यह मानते हैं कि इस तरीके की अधिकांश सोच जो है वो सही नहीं है जिसमें कि निर्धारणवाद पर जोर दिया जाता है, जिसमें कि विज्ञान को
यथार्थ के रूप में घटा दिया जाता है, जिसमें विज्ञान को आखिरी सच मान लिया जाता है। इसके बजाय वह विज्ञान को ज्ञान का एक साधन मानते हैं, लेकिन उस साधन से बदलाव की दिशा कैसे तय करनी है, किस दिशा में बदलाव करना है, किस तरीके से लोगों को संगठित करना है, उसमें रोज़-रोज़ का जो लोगों का व्यवहार होता है वह महत्वपूर्ण होता है। तो वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो प्रैक्सिस की जो मार्क्सवादी अवधारणा है उस पर ध्यान देते हैं। ट्रेड यूनियनवाद का विरोध जो है, हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से मार्क्स और जो एंगल्स थे उसके उनके माध्यम से एक तरीके से, और फिर बाद में लेनिन ने भी ट्रेड यूनियनवाद को बहुत ही आदर्श स्थिति के रूप में नहीं देखा, और ग्रामसी भी इस तरीके की सोच को दोहराते हैं। ग्रामसी यह कहते हैं कि एक जो ट्रेड यूनियन होता है उसमें आम तौर पर लोग सिर्फ अपने छोटे हितों की ओर ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर शिक्षकों का एक ट्रेड यूनियन है और शिक्षकों का ट्रेड यूनियन जब अपने बारे में बात करने की कोशिश करता है तो वह मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर ज़्यादातर इस बात पर ही ध्यान देता है कि शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, शिक्षकों के जो काम के घंटे हैं वो सुपरिभाषित हों, शिक्षक अगर किसी तरीके की सुविधाएं चाहते तो वो उन्हें मिले, और वो जो एक व्यापक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें कि शिक्षकों के सारे हित पूरे हो। लेकिन आम तौर पर अगर हम ग्रामसी के विश्लेषण पर जाएं तो वो ये कहते हैं, और उसके पहले जैसे मैंने कहा कि मार्क्स, एंगल्स और लेनिन भी इसी तरह के विचार रखते हैं कि आम तौर पर इस तरीके का ट्रेड यूनियन समाज के व्यापक सवालों की तरफ नहीं जा पाता है, और वह सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे प्रश्नों तक, छोटी सुविधाओं तक सीमित रहता है। और उन्होंने, ग्रामसी ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को यह समझने की आवश्यकता है कि काम की बेहतर स्थिति से ज़्यादा काम में कई अन्य बड़े और बुनियादी सवाल हैं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में फैक्ट्री काउंसिल और इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित जो पूरा घटनाक्रम था उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। ग्रामसी ने 1919 में तुरीन के कारखानों में ट्रेड यूनियन से अलग हटते हुए फैक्ट्री काउंसिल की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। अब ये फैक्ट्री काउंसिल क्या थी? इसमें 15-20 श्रमिकों का एक समूह अपना नेता शॉप शीवार्ड चुनता था, जिसे वे वापस बुला सकते थे या हटा सकते थे। इसके बाद ये शॉप शीवार्ड अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, इन्हें भी वापस बुलाया जा सकता था। बहरहाल जो ये पूरी रणनीति थी वह इस तरीके से थी कि जो 15-20 मजदूरों का एक प्रतिनिधि होता था और बाद में जब ये अपने प्रतिनिधियों को चुनता था तो इसमें एक ज़्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मजदूरों से सीधे संवाद की गुंजाइश थी, उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने की गुंजाइश थी, और एक बड़ा एक फेडरल संस्था जैसे बनने की संभावना भी थी, जिसमें मजदूर अन्य स्थानों के मजदूरों से बातचीत कर सकते थे, संवाद कर सकते थे, और वो आपस में भी ज़्यादा बेहतर राजनीतिक समझ बना सकते थे, क्योंकि काउंसिल जो होता था वो छोटा होता था और उनका एक प्रतिनिधि होता था 15-20 मजदूरों का, तो एक आपस में संवाद करने, बातचीत करने की गुंजाइश काफ़ी थी, और इससे जो राजनीतिक शिक्षण, मुद्दों की समझ और आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए इसके बारे में वाद विवाद करने की गुंजाइश थी। तो इसी के कारण, इसी रणनीति के कारण 1919 से 1921 के बीच फैक्ट्री काउंसिलों की जो गतिविधि थी वो काफ़ी बढ़ गई, और इन काउंसिलों ने कारखानों पर कब्जा करके उनका संचालन करने के लिए आंदोलन चलाया। ग्रामसी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, जिसके ग्रामसी सदस्य थे, उसने इस तरीके के आंदोलन को नेतृत्व देने से मना कर दिया। इसी कारण इटालियन सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और जनवरी 1921 में इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और ग्रामसी इसके सदस्य बन गए। यहाँ हमें ग्रामसी के राजनीतिक संगठन और पार्टी संबंधी विचारों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामसी को यह पक्का यकीन था कि किसी भी नई चीज़ का निर्माण सिर्फ राजनीतिक संगठन के द्वारा हो सकता है। वे फ्रांसीसी क्रांति और जैकोबिनवाद से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने यह लिखा कि जैकोबिनों ने क्रांतिकारी प्रक्रिया में हर मध्यवर्ती रुकावट का विरोध किया, और उन्होंने न सिर्फ पुराने समाज के तत्वों को गिलोटिन पर भेजा, बल्कि पहले के उन क्रांतिकारियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जो अब
प्रतिक्रियावादी बन गए थे। अब यहाँ मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो जो जैकोबिन थे या जो जैकोबियन जिन्हें हम कह सकते हैं, वो क्रांतिकारी समूह के रूप में थे और उन्होंने एक बहुत ही जागरूक और मजबूत समूह का निर्माण किया। ग्रामसी इस जागरूक और मजबूत राजनीतिक समूह से काफ़ी आकर्षित हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरीके से इस समूह ने जिस तरीके से काम किया, असल में एक राजनीतिक संगठन और पार्टी जब इस तरीके से काम करती है तो वो एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। और इसका अर्थ यह है कि जैकोबिन लोगों ने जो भी उन्हें लगा कि क्रांति के विरोधी हैं, उसको उन्होंने शक्ति से दमन किया, बजाय इसके कि वो उनसे समझौता करते, उनसे संवाद करते। तो जब तक एक पार्टी इतनी इस तरीके से मजबूत ना हो कि वो सारे हालात को समझे और चीज़ों को आगे ले जाए, तब तक हम एक सार्थक क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस पूरे विचार में कुछ आलोचनात्मक तत्व भी हैं, जिसके बारे में चर्चा उस समय करूँगा जब हम ग्रामसी की आलोचना के पहलुओं को देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हमें यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि ग्रामसी मैकियावेली के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और मैकियावेली के विचार, आपको यह याद होगा कि जब हम मैकियावेली की बात कर रहे थे तो हमने राजनीतिक वर्च्यू की बात की थी, जिसका अर्थ यह था कि एक जो प्रिंस होता है उसके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वो हर प्रकार की स्थिति को समझे और उन स्थितियों को समझते हुए एक सार्थक निर्णय ले कि एक खास समय पर उसे क्या करना है। और जब ग्रामसी आधुनिक समय में यानी कि अपने समय में इस तरीके के एक पॉलिटिकल वर्च्यू और प्रिंस की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो इस तरीके का प्रिंस होता है वो मैकियावेली के प्रिंस की भांति तो अब नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि एक 20वीं सदी में एक राजनीतिक पार्टी हमारे लिए प्रिंस हो। यानी कि वे मानते थे कि एक ऐसी सर्वहारा की पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए जो कि हालात को समझे, हालात की अलग अलग पेचीदगियों को समझे, उन पेचीदगियों को समझते हुए अपने आसपास के पूरे माहौल में एक ऐसा निर्णय ले जिसे वो सही तरीके से लागू करा पाए या लागू कर पाए। और जब ऐसे एक प्रिंस नुमा पार्टी हमारे साथ जब ऐसी होगी, तभी हम समाज में सार्थक या सार्थक दिशा में बदलाव कर सकते हैं। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि ग्रामसी का काफ़ी गहरा भरोसा सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई पर था और यह सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई स्वतः स्फूर्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें लोगों के पास एक खास तरह की समझ होनी चाहिए, एक तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मुद्दों के बारे में उनकी जो एक आलोचनात्मक दृष्टि है वो काफ़ी विकसित होनी चाहिए। और यहीं पर हम यह देख सकते हैं कि ये इनका जो पार्टी पे भरोसा है वो काफ़ी हद तक, जिस तरीके से लेनिन ने पार्टी के बारे में देखा और उन्होंने वैनगार्डिज्म की बात की, यानी कि एक अगुआ दस्ता होना चाहिए, उसके काफ़ी करीब ग्रामसी चले जाते हैं। पार्टी के संदर्भ में ग्रामसी 3 बुनियादी तत्वों पर, पहला जन तत्व, यानी कि निश्चित रूप से पार्टी का एक आम जनता से, आम लोगों से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, समेकित करने वाला सिद्धांत, यानी कि जनता के बीच में जो अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं उसको किस तरीके से एक समेकित सिद्धांत के रूप में सामने लाया जाए, समेकित मांगों के रूप में सामने लाया जाए, या समेकित यानी कि एक एकताबद्ध दृष्टिकोण के रूप में सामने लाया जाए। और तीसरा, एक ऐसा मध्यवर्ती तत्व जो पहले और दूसरे को सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक रूप से भी जोड़ने का काम करता है। तो यानी कि एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ एक समेकित या एकताबद्ध या फिर साझा नज़रिया है, और बीच में जो एक मध्यवर्ती तत्व है जो कि काफ़ी हद तक वैनगार्डिज्म की जो पूरी अवधारणा है लेनिन की उसके करीब है। वो मध्यवर्ती तत्व नैतिक रूप से ही नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से भी इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि ये जो मध्यवर्ती तत्व हैं उनकी ही यह भूमिका होती है कि वो जनता को एक राजनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें और उनकी मांगों को समझें और उसे फिर एक ऐसा सूत्रबद्ध रूप प्रदान करें जिससे कि पूरी पार्टी की एक अंतर्दृष्टि सामने आ सके। यानी कि जो पार्टी की एक अंतर्दृष्टि हो, जो मांगे हों, जो उसका एजेंडा हो, वो आम जनता की जो सोच है उसको प्रदर्शित करे
और यह काम जो है वो मध्यवर्ती तत्व का होता है, जो कि एक तरीके से बौद्धिकों की भूमिका होती है। अब हम ग्रामसी के हेजिमनी या वर्चस्व या कई बार जिसे प्राधान्य कहा जाता है उस विचार को समझने की कोशिश करेंगे। अधिकांश टीकाकार यह मानते हैं कि ग्रामसी के प्रिजन नोटबुक्स में हेजिमनी सबसे मुख्य अवधारणा है और यह मार्क्सवादी सिद्धांत में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जेल जाने से पहले के लेखन में वे कुछ जगहों पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ श्रमिक वर्ग की रणनीति के रूप में सामने आता है। 1926 में जेल जाने के ठीक पहले ग्रामसी ने एक निबंध लिखा। इसमें ग्रामसी इस शब्द का उपयोग गठजोड़ों की एक व्यवस्था का उल्लेख करने के लिए करते हैं। श्रमिक वर्ग को बुर्जुआ राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए इसका निर्माण करना चाहिए और इसे श्रमिकों के राज्य के सामाजिक अधिकार के रूप में काम करना चाहिए। यानी कि श्रमिक वर्ग को यह कोशिश करनी चाहिए कि बुर्जुआ राज्य से के सामने जितने तरीके के तत्व हैं उनके बीच में वह एक तरीके के विचारों की हेजिमनी बनाए, ऐसा विचार जो समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देने वाला हो, ऐसा विचार जो पूंजीवाद के खिलाफ हो, और इस तरीके से एक हेजिमनी बनाकर वो व्यापक रूप से तत्वों को, जिसमें कि सिर्फ श्रमिक वर्ग ही ना शामिल हो बल्कि सबल्टर्न समूह भी शामिल हों, ऐसे समूह जो कि निम्न वर्गीय किसान के रूप में हैं, जो कि तुलनात्मक रूप से श्रमिकों की तुलना में पिछड़े हैं, उन सब लोगों को, उन सारे समूहों को जोड़े, एक वैचारिक तौर पे एक ऐसा गठजोड़ बनाए जो कि एक खास तरीके की हेजेमनी या वर्चस्व को दिखाए। और उसके माध्यम से ही ग्रामसी अपने पहले के इस लेखन में बताते हैं कि ऐसे गठजोड़ के माध्यम से ही जो पूंजीवादी या पूंजीपतियों का जो पूरा एक शासन है या जो उनका वर्चस्व है उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रामसी प्रिजन नोटबुक्स में इसका उपयोग करते हैं तो वो इसका उपयोग एक ऐसे तरीके के रूप में करते हैं जिसके द्वारा बुर्जुआ अपना शासन स्थापित करता है और कायम रखता है। अब यहाँ नागरिक समाज और राजनीतिक समाज की एक विशेष अवधारणा भी वो प्रस्तुत करते हैं। हम इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले एक इस मुद्दे पर हमें समझ बनाने की ज़रूरत है कि असल में ग्रामसी किस तरीके के सवालों से जूझ रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रामसी को यह अंदाज़ा था कि जो फासीवाद इटली में उभर कर सामने आया है उसका विरोध खुद इटली के लोग करेंगे, एक तरह का तख्ता पलट होगा और एक नए तरह के शासन की स्थापना होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामसी ने काफ़ी गहराई से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन के लेखन को पढ़ा था और उन्हें यह उम्मीद थी कि उन देशों में क्रांति होगी जहाँ पर, कम से कम उन देशों में क्रांति होगी जहाँ पर पूंजीवाद का काफ़ी एक सर्वोच्च स्तर तक विकास हो चुका है, जहाँ पर पूरा समाज मोटे तौर पर पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में बढ़ चुका है। लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। तो वो इस सवाल से भी जूझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पूंजीवादी देशों में भी क्रांति नहीं हुई, और उसका जवाब वो हेजिमनी की अवधारणा के रूप में पाते हैं। और उनका यह कहना है कि जो हेजिमनी है वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें कि एक तरीके की सहमति के द्वारा, सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से सहमति उत्पन्न करने के द्वारा पूंजीपति वर्ग जो है या पूंजीपति राज्य जो है वो अपना वर्चस्व बनाए रखता है, अपनी हेजिमनी बनाए रखता है, और इसके माध्यम से वो एक ऐसी स्थिति बनाता है जिसमें कि जिन्हें शोषित वर्ग माना जा सकता है यानी कि श्रमिक वर्ग, वे भी मौजूदा स्थिति से बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं रहते हैं, बल्कि अधिकांश मौक़ों पर वो इससे संतुष्ट होते हैं और उन्हें यह लगता है कि यह जो शासन व्यवस्था है, यह जो राज्य व्यवस्था है, वह असल में उनकी भलाई के लिए ही काम करने वाली व्यवस्था है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उनकी आवाज़ का भी महत्व है, जिसमें उनकी आवाज़ को भी सुना जाता है। और यह पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, इसको दर्शाने के लिए ग्रामसी ने नागरिक समाज और राजनीतिक समाज शब्दावली का प्रयोग किया। ग्रामसी लिखते हैं कि हेजिमनी की संस्थाएं नागरिक समाज में अवस्थित होती हैं, जबकि राजनीतिक समाज कानूनी संवैधानिक अर्थ में राजनीतिक संस्थाओं का क्षेत्र है। और ज़्यादा मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समाज होता है उसमें कानून, पुलिस, सेना, इस तरीके की चीज़ें सम्मिलित होती हैं
जो नागरिक समाज होता है वो परिवार, वह एक ऐसा समाज के रूप में होता है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं हैं जो परिवार से आगे जाती हैं, कुछ हद तक परिवार को भी वो इसमें सम्मिलित करते हैं। और इसमें चर्च हो गया, अलग अलग तरह के क्लब हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नागरिक समाज का हिस्सा हैं। और नागरिक समाज में वो दो तरीके की संस्थाओं में एक तरीके से अंतर करते हैं। दो तरीके की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक प्राकृतिक हो गई और दूसरी कृत्रिम या मानव निर्मित हो गई। तो वो परिवार को मिसाल के तौर पर एक प्राकृतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इनका कहना ये है कि जो वर्चस्व है या जो हेजिमनी है वह नागरिक समाज में निर्मित होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीपति राज्य को यह खतरा होता है कि मजदूर वर्ग उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है, तो वो उसके पास राजनीतिक समाज के रूप में एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल वह इस तरीके के मजदूरों के विद्रोह के दमन के लिए कर सकता है। लेकिन आम तौर पर ग्रामसी के हिसाब से ऐसी कोई स्थिति आती नहीं है। इसका कारण यह है कि जो नागरिक समाज की संस्थाएं वही एक तरीके का एक वर्चस्व पैदा करती हैं और इसमें यह हेजिमनी पैदा करती हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे मूल्य परिवार से, चर्च से, अलग अलग तरह के क्लबों से, स्कूल से, कॉलेज से, अलग अलग तरीके के माध्यमों से लोगों के भीतर भरे जाते हैं, जिसमें उन्हें यह बार बार बताया जाता है, उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि असल में जो मौजूदा व्यवस्था है वह उनकी भलाई के लिए है, वह उनकी भलाई के लिए ही काम कर रही है। और यह सिर्फ एक जड़ व्यवस्था के रूप में नहीं होती है। इसमें जो पूंजीवादी राज्य होता है वो इतना अपने आप को उदार बनाता है जिससे कि अगर नागरिक समाज की ओर से किसी तरह की मांग आती है तो वह मांग राज्य के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर उनमें से कुछ, अगर सभी मांगों को ना भी स्वीकार किया जाए, कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाए, तो लोगों के भीतर यह भ्रम बना रहता है कि जो पूंजीवादी राज्य है वो असल में उनका ख्याल रखने वाला भी है। पूंजीवादी राज्य हर किसी की आवाज़ सुनने वाला है। तो मिसाल के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान के हालात से जुड़ा हुआ उदाहरण है। अब मान लीजिए कि आपकी कॉलेज में एकाएक ऐसी स्थिति आती है कि फ़ीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाता है। फ़ीस को बढ़ाकर जो पहले 1000 रुपये था अब 10,000 रुपया कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है। छात्र गोलबंद होते हैं और जो कॉलेज, जिसको कि हम राज्य मान सकते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल के पास पुलिस है, छात्रों को कॉलेज से बहिष्कृत करने का, एक्सपेल्ड करने की शक्ति है। तो उसके पास एक शक्ति है जिसे हम यहाँ पर राजनीतिक समाज के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब छात्र बहुत ज़्यादा गोलबंद हो जाते हैं और एक समय के बाद प्रिंसिपल उनकी मांगों को, कुछ मांगों को मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम 1000 से फीस बढ़ाकर 10,000 नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो हम 1000 से बढ़ाकर 5000 जरूर कर दे रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों के एक बड़े समूह को यह लग सकता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है जहाँ पर एक प्रिंसिपल है और जो एक अथॉरिटी है वो हमारी बातों को भी सुनती है, हमारी बातों का भी कोई महत्व है। तो ऐसी स्थिति में वह इस सीमा तक बगावत करने के लिए नहीं जाएगा कि जो पूरी व्यवस्था उसी को तहस नहस कर दो और एक नई व्यवस्था ले आओ, यानी कि वह क्रांति की तरफ नहीं जाएगा। पूंजीवादी राज्य भी इसी तरीके से काम करता है, वह सहमति उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और ये जो पूरी सहमति होती है, ग्रामसी यह कहते हैं कि वह समाज के स्तर पर काफ़ी गहरे रूप से बैठी होती है। और अगर हम ध्यान दें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जिसमें कि हमें लगता है कि इतने स्वाभाविक है, उन पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम यह मान कर चलते हैं कि कोई एक दिशा उत्तर है, कोई एक दिशा दक्षिण है, कोई एक ऐसा बिंदु है पूरे ग्लोब में जिसे हम लंदन कह सकते हैं, कोई एक ऐसा बिंदु है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के रूप में जान सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह भी एक तरह का इमेजिनेशन है कि उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह चीज़ स्वाभाविक लगती है। अगर हम इसे एक और उदाहरण के रूप में समझें तो हम यह कह सकते हैं, एक बार फिर से हम अपने देश का ही उदाहरण लेते हैं, कि जब हम समाचार सुनते हैं तो अक्सर उसमें जो इराक, ईरान और सऊदी अरब, कुवैत, इस तरह के क्षेत्रों के बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि मध्य पूर्व में ऐसा हुआ। लेकिन ये जो मध्य पूर्व है वो हिंदुस्तान के हिसाब से मध्य पूर्व नहीं है।
ये मध्य पूर्व यूरोप के हिसाब से मध्य पूर्व है, लेकिन वो बातचीत में उस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता रहा है कि अब हम सब इसे एक स्वाभाविक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट टर्म का उपयोग हो रहा है, मिडिल ईस्ट शब्द का उपयोग हो रहा है, तो यह उपयोग असल में एक खास तरीके के क्षेत्र के लिए हो रहा है, भले ही वो हमारे नज़रिए से मिडिल ईस्ट हो या ना हो। और इसी तरीके से हम अपने जीवन में कई सारे उदाहरणों को देख सकते हैं जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को स्वाभाविक और सच्चा और प्रश्नों से परे मान रखा है, लेकिन जब हम उस पर गहराई से विचार करेंगे तो हमें पाएंगे कि यह एक खास तरीके के विचारों की स्थापना है। और ग्रामसी हेजेमनी को इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हेजेमनी के संदर्भ में हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? बुनियादी रूप से वह यह कि हेजेमनी में नागरिक समाज और राजनीतिक समाज की अवधारणा है, और जो वर्चस्व या हेजेमनी निर्माण का काम है वह नागरिक समाज के भीतर होता है, जिसमें कि परिवार, चर्च से लेकर स्कूल, कॉलेज और क्लबों जैसी कई संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसका एक जो महत्वपूर्ण आयाम है वह यह है कि जो पूंजीवादी राज्य होता है वह कई बार नागरिक समाज से आने वाली मांगों को स्वीकार भी करता है। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ बंदूक के बल पर शासन करना चाहता है, और जब वो इन मांगों को स्वीकार करता है तो इन मांगों का स्वीकार किया जाना भी वर्चस्व या हेजेमनी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अब ग्रामसी इस हेजेमनी के संदर्भ में सर्वहारा की रणनीति की बात करते हैं। ग्रामसी यह मानते हैं कि सर्वहारा की विशेष आर्थिक परियोजना यह है कि वह एक ऐसे नियंत्रित समाज की स्थापना करे जिसमें हेजेमनी और नागरिक समाज या सहमति का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित हो, साथ ही यहाँ राजनीतिक समाज या प्रतिबंधों का क्षेत्र कम हो। अब हेजेमनी या नागरिक समाज के क्षेत्र के विकसित होने का अर्थ यह है कि सर्वहारा अपने हिसाब से जिस चीज़ को सही समझता है, श्रमिक वर्ग या उत्पीड़ित वर्ग अपने हिसाब से जिन परिवर्तनकारी चीज़ों को सही समझता है वह उन चीज़ों को बढ़ावा दे। अब इसका वास्तविक अर्थ यही है कि सर्वहारा अपने एजेंडा को आगे बढ़ाए, और इस तरह की रणनीति बनाते वक्त एक नई हेजेमनी या एक नया वर्चस्व तैयार किया जाना चाहिए, और इसमें पॉपुलर विचारों और व्यवहारों के तत्वों को ज़्यादा व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यानी कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग है वो समाज के सारे उत्पीड़ित तबकों से भी संवाद करे, उनके मूल्यों को भी ले और एक साथ जोड़कर एक नई तरह की हेजेमनी तैयार करे। और इस हेजेमनी निर्माण के संदर्भ में जो बुद्धिजीवियों की भूमिका होती है वह ग्रामसी के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसमें उन्होंने कहा है कि अमूमन हम ये कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में हर कोई बुद्धिजीवी होता है, हर कोई किसी ना किसी मुद्दे पर सोच रहा होता है, हर किसी के पास तार्किक क्षमता होती है। लेकिन अगर हम एक पूंजीवादी समाज की बात करें या मौजूदा समय की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक बौद्धिकता के काम को, इंटेलेक्चुअल वर्क को अपनाए हुए हैं, और इनकी जिम्मेदारी या इनका काम या इनकी स्थिति दूसरों की तुलना में थोड़ी अग्रणी होती है, थोड़े आगे की होती है। और इन्होंने ऐसे ही बुद्धिजीवियों को दो भागों में बांटा। पहला उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिक या जैविक बुद्धिजीवी होते हैं और दूसरा पारंपरिक बुद्धिजीवी होते हैं। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जिनकी ज़रूरत प्रगतिशील वर्ग को होती है, जो नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो मौजूदा व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करते हैं, जो मौजूदा व्यवस्था की सीमाओं को बताते हैं, जो यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी व्यवस्था जिसे हमने सामान्य और स्वाभाविक मान लिया है उसमें किस तरह की कमियां हैं, उससे किस तरह जो समाज का एक बड़ा तबका है, जो गरीब है, जो मजदूर है, किसान है, वह शोषित हो रहा है, और इससे निकलने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। तो ऐसे जो बुद्धिजीवी होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो समाज से जुड़कर लोगों से संवाद करते हुए अपने विचारों का विकास करते हैं, और इसके माध्यम से वह समाज को भी एक नया रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्तर पर पारंपरिक बुद्धिजीवी होते हैं। ये बुद्धिजीवी जो होते हैं वो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उन्हें एक तरीके से सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी यथा स्थितिवादी बुद्धिजीवी होते हैं। तो ग्रामसी यह मानते हैं कि जो एक काउंटर हेजेमनी या जो श्रमिक और अन्य उत्पीड़ित समूहों की हेजेमनी या वर्चस्व तैयार करने की बात है, वह उसमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की काफ़ी भूमिका होती है। तो ये एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स या जैविक बुद्धिजीवियों की मदद से जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वह लगातार अपने वर्चस्व का विस्तार करते जाएगा। जब वो नई नई तरह की मांगे लेकर आएगा
इन बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए शिक्षा, प्रशिक्षण और राजनीतिक जागरूकता के कारण तो उसकी नई मांगें सामने आएंगी। राज्य को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी हेजिमनी कायम रखने के लिए इनकी कुछ मांगों को मानना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब पूरी तरीके से राज्य ही क्रमिक रूप से इतना बदल जाए कि वो जो सर्वहारा वर्ग है, जिसमें कि श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग और अन्य उत्पीड़ित वर्ग सम्मिलित हैं, वो इन वर्गों के हिसाब से ही राज्य बदल जाए, इस तरह के क्रमिक बदलावों से। तो ये भी एक ऐसी दिशा में ये पूरा बदलाव आगे बढ़ सकता है। इसकी संभावना ग्रामसी की काउंटर हेजिमनी या हेजिमनी के का जो पूंजीपति वर्ग का जो हेजिमनी है, जो उसके विरोध करने की जो एक दिशा बताते हैं, उससे ऐसी एक संभावना दिखती है कि एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर जो सर्वहारा और उत्पीड़ित वर्ग है उसकी हेजिमनी पूरी तरीके से समाज में स्थापित हो जाए। और उसका जो रास्ता है या उसका जो कारण है वो यही है कि जो पूंजीवादी राज्य है वो बार बार अपनी हेजिमनी कायम रखने के लिए जो उत्पीड़ित वर्ग है उसके द्वारा जो मांगे आती हैं उनमें से कम कुछ मांगों को स्वीकार करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह सबका ख्याल रखने वाला है। तो इस लिहाज से इस दिशा में बदलाव हो सकता है, ऐसा ग्रामसी के लेखन से इशारा मिलता है। इस तरह के बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने पर ग्रामसी जोर देते हैं। ग्रामसी पैसिव रिवॉल्यूशन की भी बात करते हैं और पैसिव रिवॉल्यूशन की उनकी अवधारणा काफ़ी प्रसिद्ध रही है, क्योंकि भारत के संदर्भ में कई सारे विद्वानों ने भारत की आज़ादी के बाद किस तरह की चीज़ें सामने आईं, किस तरीके का विकास हुआ, इसको समझने के लिए पैसिव रिवॉल्यूशन शब्दावली का प्रयोग किया है। इस संदर्भ में हम सुदीप्त कविराज और कई अन्य विद्वानों का नाम ले सकते हैं। तो यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि पैसिव रिवॉल्यूशन की ग्रामसी की अवधारणा क्या है। प्रिजन नोटबुक्स में ही यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सामने आता है और इस संदर्भ में ग्रामसी ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिनों द्वारा किए गए दूरगामी बदलाव और यूरोप के अन्य भागों में हुए सुधारवाद के बीच अंतर किया है। उन्होंने इटली के रिसोर्जिमेंटो को क्रांति के बगैर क्रांति या निष्क्रिय क्रांति या पैसिव रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है। वे ये कहते हैं ग्रामसी कि जब भी बदलाव का, परिवर्तन का कोई क्षण आता है तो उसमें एक संभावना के रूप में पैसिव रिवॉल्यूशन या निष्क्रिय क्रांति की संभावना भी रहती है। बदलाव या संक्रमण के एक दौर या अवधि में या तो दूरगामी परिवर्तन हो सकता है या फिर छोटे सुधार हो सकते हैं। जब परिवर्तन के इंजन के रूप में राज्य वर्ग का स्थान लेता है तो हमारे सामने निष्क्रिय क्रांति आती है। निष्क्रिय क्रांति में जो पहले के प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं उससे समझौता कर लिया जाता है और बदलाव में जनता की भागीदारी के स्थान पर राज्य की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है। पहल करने की शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित हो जाती है और यह संक्रमण के चरणों में निहित, यानी कि बदलाव के चरणों में निहित लोकतांत्रिक संभावना में कटौती करता है। जब मूल वर्ग अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल नहीं होता है तो राज्य के हाथों में नेतृत्व आ जाता है और राज्य रूढ़िवादी दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि एक संस्था के रूप में राज्य का रूढ़िवादी रुझान होता है। और इस संदर्भ में वो इटली के रिसोर्जिमेंटो और फासीवाद का उदाहरण देते हैं और उनका यह मानना है कि तो हम अगर इसको समझना चाहते हैं, जो ग्रामसी कह रहे हैं उसकी मुख्य बात यह है कि हम एक ऐसे समय की परिकल्पना करें जहाँ पर एक क्रांति हो रही है और वो क्रांति अपने एक आखिरी चरण में पहुँचती है जो कि बदलाव का क्षण है। लेकिन इस बदलाव के क्षण में दो तरह की संभावनाएं होती हैं। एक कि जो समूह बदलाव चाह रहा है, मिसाल के तौर पर हम फ्रांस में जैकोबिनों का उदाहरण लेते हैं, तो जब वो बदलाव चाह रहे थे तो ग्रामसी कहते हैं कि अगर वह समूह बहुत मजबूत है, वह इतना मजबूत है कि जो पुराने समूह हैं जो कि शोषण करते आए हैं उनके सारे प्रतिरोधों का दमन कर सकता है, तो राज्य के माध्यम से वो खुद इन सारे बदलावों को आगे बढ़ा देता है। यानी कि वो किसी तरह का समझौता नहीं करता है पुराने वर्ग से, जो शोषित करने वाले वर्ग थे, और वह दूरगामी बदलाव कर देता है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बदलाव चाहने वाला समूह है वो कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने समूह हैं उनके साथ कोई किसी तरह का समझौता होता है और जो राज्य के पास एक तरीके से ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और इन शक्तियों के कारण राज्य जो है वो एक रूढ़िवादी
नज़रिया अपनाता है, यानी कि राज्य ग्रामसी मानते हैं हमेशा से एक तरीके से रूढ़िवाद का समर्थक रहा है। तो जैसा कि उनका कहना है कि यूरोप में या इटली में जो क्रांति हुई थी, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि इस तरह की क्रांतियों में जो समूह बदलाव चाहता था, जो क्रांति करना चाहता था, वो बहुत मजबूत नहीं था। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि एक राज्य एक ऐसी संस्था के रूप में सारी शक्तियों को ले लेता है जो कि पहल कर सकता है, जो बदलाव कर सकता है, और जो समूह बदलाव चाहता था वो पीछे रह जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य आम तौर पर जो पहले का प्रभुत्वशाली समूह था उसके हितों को पूरा करने का काम करता है, और यह एक निष्क्रिय क्रांति के रूप में यह चीज़ सामने आती है। हिंदुस्तान के संदर्भ में भी कई सारे लोग ऐसे ही निष्क्रिय क्रांति की बात करते हैं। जब देश को आज़ादी मिली तो असल में जो आम जनता की जो मांगें थीं, उनमें से थोड़ी बहुत मांगों को माना गया, कुछ मांगों को माना गया, लेकिन जो प्रभुत्वशाली समूह थे, मिसाल के तौर पर पूंजीपतियों के समूह, उनके हितों को भी ज़्यादा वरीयता देने की प्रवृत्ति कायम रही। इसका उदाहरण जो भारत ने उद्योग नीति अपनाई उसको माना जाता है, या जिस तरीके से भारत ने विकास के रास्ते को अपनाया उसको माना जाता है, और जिस तरीके से आम जनता के कई मुद्दों को, जिसमें कि भूमि सुधार का मसला भी शामिल है, एक तरफ रख दिया गया, उसको भी यह कहा जाता है कि दरअसल यह सब पैसिव रेवोल्यूशन या निष्क्रिय क्रांति का उदाहरण है। तो हमें निष्क्रिय क्रांति की इस अवधारणा में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्रामसी मानते हैं कि परिवर्तन या बदलाव के हर क्षण में निष्क्रिय क्रांति की संभावना मौजूद रहती है, और निष्क्रिय क्रांति का मतलब यह है कि कोई बड़ा दूरगामी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ छोटे बदलाव हुए और कुछ सुधार हुए, और जो पुराना प्रभुत्वशाली वर्ग था उसका एक तरीके से वर्चस्व बना रहा। राज्य की भूमिका बढ़ी, लेकिन राज्य अक्सर जो पुराना प्रभुत्वशाली समूह है उसको संतुष्ट करने के काम में ही लगा रहा। ग्रामसी यह भी मानते हैं कि पूंजीवाद और उदारवाद की ओर बदलाव के क्षणों में भी ऐसा हो सकता है, जिससे इस दौर में होने वाले रेडिकल बदलाव सीमित सुधारवाद में तब्दील हो जाए, यानी कि हर बदलाव के क्षण में एक पैसिव रेवोल्यूशन की संभावना मौजूद होती है। ग्रामसी मानते थे कि राजनीतिक रूप से संगठित पार्टी के अभाव में सिर्फ पैसिव रेवोल्यूशन ही हो सकता है। जैकोबिनों के संगठन और कार्रवाई के कारण ही फ्रांस क्रांतिकारी बदलाव का अनुभव कर पाया। और इस संदर्भ में हम एक बार फिर से हम इस चीज़ को ध्यान में ला सकते हैं कि वो किस तरीके से राजनीतिक संगठन, राजनीतिक जागरूकता और पार्टी की भूमिका को महत्व देते हैं, और वो इस चीज़ को बहुत ही साफ तौर पर बोलते हैं कि जहाँ भी राजनीतिक संगठन कमज़ोर होगा वहाँ पर पैसिव रेवोल्यूशन ही हो सकता है। निश्चित रूप से ग्रामसी के लेखन से कई महत्वपूर्ण सूत्र सामने आते हैं, लेकिन कई स्तरों पर इनकी आलोचनाएं भी सामने आई हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना ग्रामसी के लेखन से सामने आती है वह इस बात से जुड़ी हुई है कि ग्रामसी जिस तरीके से एक क्रमिक सुधार की बात करते हैं, या जिस तरीके से वो काउंटर हेजेमनी तैयार करने की बात करते हैं, और जिसमें यह संभावना वो लेकर आते हैं कि जो उत्पीड़ित समूह है, जो सर्वहारा समूह है और अन्य जो दूसरे समूह हैं जो कि पूंजीपतियों के दमन का या उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, वो सब एक अलग तरह की हेजेमनी बना सकते हैं और राज्य को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर या प्रेरित कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मार्क्सवाद के भीतर का जो एक बुनियादी लक्ष्य था, जिसमें यह कहा गया कि एक नए मूल्यों के साथ बदलाव किया जा सकता है, और वे नए मूल्य क्रांति के बाद आएंगे और या क्रांति के साथ आएंगे, और इन दोनों ही आयामों में क्रांति जो थी वो एक महत्वपूर्ण आयाम थी, जिसमें कि पूंजीवादी शासन को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंकने का लक्ष्य था। तो जिस तरीके से ग्रामसी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं उसमें ये जो एक पूरा क्रांति का लक्ष्य है वो कहीं धुंधला पड़ जाता है। तो जिन्हें हम क्लासिकल मार्क्सवादी बोल सकते हैं, या ऐसे मार्क्सवादी जो मार्क्स और एंगल्स के लेखन की कुछ सीमाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यह मानते हैं कि जो असली रास्ता है, जो वास्तविक रास्ता है, वह पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने और एक नए मूल्य वाली समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने में ही है। उन्हें यह लगता है कि ग्रामसी एक तरीके से सुधारवाद की अवधारणा ही प्रस्तुत करते रह जाते हैं, और वो क्रांति की जो पूरा एक बड़ा लक्ष्य था उसको धुंधला करते हैं। दूसरा, क्रांति के ही संदर्भ में वो जिस सीमा तक राजनीतिक पार्टी की भूमिका को स्वीकार करते हैं
और वो ये मानते हैं कि एक मजबूत राजनीतिक समूह होने से क्रांति होने की ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा गुंजाइश होती है, ज़्यादा दूरगामी बदलाव हो सकते हैं। और उस संदर्भ में जब वो जैकोबिनों के पूरे काम को और गिलोटिन की व्यवस्था को एक आकर्षक विचार के रूप में देखते हैं, उनके लेखन में यह बात मौजूद है कि जो जैकोबियन थे उन्होंने पूरी तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्रतिक्रियात्मक तत्वों को, यानी कि जो क्रांति का विरोध करने वाले तत्व थे उन्हें, और पुरातनपंथी तत्वों को गिलोटिन का शिकार बनाया, जिसका अर्थ है कि उन्हें सीधे तौर पर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक तरीके से ग्रामसी के विचारों के एक बार फिर से सीमा को ही दिखाता है, क्योंकि वो यह समझने में समर्थ नहीं हो पाए, ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन के अनुभव के बाद भी, जिसके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कुछ खबरें ज़रूर पढ़ने को मिलती होंगी इटली के जेलों में, वो यह नहीं समझ पाए कि पार्टी के हाथों में जब पूरी तरीके से शक्ति केंद्रित होती है तो वो एक नकारात्मक दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। और जिस तरीके से वो जैकोबियनों के काम का समर्थन करते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामसी इसके बारे में जागरूक थे और इसके बारे में जानते हुए भी वो इसे एक आकर्षक विचार के रूप में देख रहे थे। तो ये एक ग्रामसी के लेखन की महत्वपूर्ण सीमा के रूप में सामने आता है। और ग्रामसी जिस तरीके से राजनीतिक समाज और नागरिक समाज के रूप में समाज को बांटते हैं और हेजेमनी के काम करने को दिखाते हैं, उसमें हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि असल में राजनीतिक समाज की भूमिका उतनी निष्क्रिय नहीं होती है जितनी कि ग्रामसी ने दिखाया है। बहुत सारे ऐसे पूंजीवादी समाज हैं जिन्होंने उन अल्पसंख्यक समूहों को जिन्होंने पूंजीवादी राज्य या राज्य की व्यापक संकल्पना पर प्रश्न खड़ा किया, उनका लगातार दमन किया, और यह दमन ही कई बार उनके यानी कि उन राज्यों के अस्तित्व को कायम रखने का कारण बना है। तो ऐसा नहीं है कि अक्सर सिर्फ और सिर्फ नागरिक समाज से उत्पन्न हुई हेजेमनी के द्वारा ही पूंजीवादी राज्य अपना अस्तित्व कायम रख पाए हैं। वो उन्होंने कई बार ज़्यादा, या हम कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक समाज, यानी कि जिसमें हम कि पुलिस और सैन्य बलों को शामिल कर सकते हैं, उनका प्रयोग किया है। फिर भी हम जब कुल मिलाकर ग्रामसी जैसे चिंतकों को देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि ये एक ऐसे चिंतक माने जा सकते हैं जिन्होंने अपने समय के ही नहीं बल्कि विशेष रूप से, क्योंकि जब वो जीवित थे तब उनके विचार उतने खुलकर सामने नहीं आ पाए, तो विशेष रूप से अपने जीवन के बाद के चिंतन को गहरे रूप से प्रभावित किया। और मार्क्सवादी लेखन में या मार्क्सवादी चिंतन में उन्होंने एक नए धारा या नए आयाम को जोड़ा, और वह नया आयाम यह कहा जा सकता है कि जब सीधे तौर पर विद्रोही क्रांति करके पूंजीवादी राज्य की शक्तियों का मुकाबला करने में लोग या मजदूर वर्ग समर्थ ना हो, तो वो किस तरीके से लगातार बदलाव के लिए संघर्ष कर सकते हैं। और यह बदलाव के लिए संघर्ष गोलबंदी के द्वारा, नए तरह की प्रगतिशील मांगों को रखने के द्वारा किया जा सकता है। और इस संदर्भ में वो बुद्धिजीवियों की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि लगातार सवाल करके, नए नए तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत करके जो तबके जो कि वर्तमान या मौजूदा समाज में मौजूद चीज़ों को बिल्कुल सही मान रहे हैं, उन तबकों को यह एहसास दिला सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरी व्यवस्था शोषण पर आधारित है, और इससे अलग हटने के लिए, इससे आगे जाने के लिए या इसमें बदलाव करने के लिए उन्हें किस तरीके की मांगों पर जोर देना चाहिए। इस लिहाज से ग्रामसी एक महत्वपूर्ण चिंतक है और हमें इनके विचारों पर गहराई से समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज की ये जो पूरी परिचर्चा है ग्रामसी के बारे में, उसे मैं यहीं विराम दूंगा, और अगली बार हम एक नए पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक के लेखन पर बात करेंगे। नमस्कार।